गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम साइंस में जो सेकेंड चैप्टर है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसमें जो आपकी बैक एक्सरसाइज है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, उसके स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Differentiate between the following pairs of the term based on the clues given in parenthesis. Cell membrane and cell wall. On the basis of permeability, you have to uh, tell about the difference between these two. RER, that means rough endoplasmic reticulum. SER, smooth endoplasmic reticulum on the basis of structure. क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट के बेसिस पे आपको इनमें डिफरेंस बताना है. So let's start with the answer first. Cell membrane and cell wall. Cell membrane कैसी होती है? Selectively permeable होती है, यानी कि that some substances can allow to pass through it. कुछ ही substance उससे अंदर या बाहर जा सकते हैं. जो हमारी cell wall होती है वो freely permeable होती है. It allows most substances to pass through easily, यानी कि ये बहुत मतलब अधिक सब्सटेंसेस को, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कैन पास थ्रू इट. इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हम देख लेते हैं. जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज लिविंग और फ्लेक्सिबल. जो लिविंग सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्लियर? सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग रिजिड होती है. ठीक है, अगर हम प्रेजेंट देखें तो सेल मेम्ब्रेन चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्गी हो, सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है. सेल वॉल आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, फंजाई में होगी और बैक्टीरिया में. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है मेनली दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फंजाई की बात करें दैट इज मेनली मेड अप ऑफ काइटिन. और बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की इसकी सेल वॉल होती है. और एनिमल सेल में सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट. अगर इसका कॉम्पोजिशन देखें तो लिपिड और प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसका देखें तो स्टार्च मेनली सेलुलोज दैट इज अ पॉलीसेकेराइड्स. फंक्शन ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है. शेल शेप मेनली रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है हार्श कंडीशन में. डायग्राम है सेल वॉल का. दिस इज द सेल वॉल. ये आपकी सेल वॉल है, ग्रीन कलर की है. उसके अंदर पतली सी सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी. ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये, इसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं. साइटो मीन्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, साइटो मीन्स होता है सेल, और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड. तो ये सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन ये टिपिकल प्लांट सेल है, उसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है. जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है. ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बिग वैक्यूल हो गई. क्लियर? सेल मेम्ब्रेन एक टिपिकल आपकी एनिमल सेल का डायग्राम है. सेंटर पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ठीक है, ये वैक्यूल्स हो गए. इसके अंदर भी साइटोप्लाज्मा भरा हुआ होता है. अभी बताया था मैंने सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट RER एंड SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस सो इट्स लुक्स रफ. हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. RER का मेनली काम क्या होता है? जो RER होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है. इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है. राइबोसोम्स एब्सेंट होता है. ठीक है. ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. एक्चुअली ये न्यूक्लियोलस से, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, अभी डायग्राम में हम दिखाएंगे. ये रहा डायग्राम. ये हमारा क्या है? ठीक है, यहाँ डायग्राम अगर हम बनाएं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और आपका क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है. क्लियर? तो इसी की वॉल से ही
कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है इस टाइप से। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड, अदर साइड से भी होगा आपका इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। इस न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है और ये इसकी वॉल से होते हुए इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, जैसे मान लो ये सरफेस आपके राइबोसोम्स नहीं है तो इसको SER कहेंगे, और इसमें आपके राइबोसोम्स है तो इसको हम RER कहेंगे। क्लियर? तो ये आपका न्यूक्लियस है और हमारा ये इसके रफ ER है जिसमें ये छोटे छोटे रेड कलर के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स टोटली एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर? थर्ड आपसे पूछा गया क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करता है, दैट इज द क्लोरोफिल, ठीक है। क्यों? क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट होता है, ये ट्रैप करता है सनलाइट को और ये बना देगा ग्लूकोज, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो मेनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स में प्रेजेंट होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और फूड प्रिपेयर करता है। क्रोमो नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमो मतलब होता है कलर, कलरफुल, जैसे फ्लावर का कलर होता है रेड, है ना, येलो, ऑरेंज, इस टाइप से। जैसे गाजर का कलर आपका येलो क्यों है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्रोमोप्लास्ट के भी कई पार्ट होते हैं, अगर येलो कलर है तो ज़ेंथोफिल होगा, ठीक है। Contains colored pigment other than chlorophyll, gives yellow, orange and red color to the fruits and flowers। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये फ्लावर्स कलरफुल क्यों होते हैं? ताकि वो अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना, जिससे सीड डिस्पर्सल आसानी से हो सके। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। Two similar animal cells are placed into different solution. Cell X is placed in pure water. Cell Y is placed in concentrated salt water. मान लो यहाँ पे एक बीकर है, बीकर X है और ये Y है, इसमें प्योर वाटर है और इसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे सेल X डाली गई है और इसके अंदर सेल Y डाली गई है। सेल आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, सेल X swells and सेल Y shrink। ये क्या कर रही है? ये स्वेल कर जा रही है और ये आपकी क्या कर रही है? श्रिंक कर रही है। Which statement provide the correct explanation for the above observation? सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहली बात, स्वेल क्यों कर रही है? स्वेल करने का क्या रीज़न है? ब्लैंक शीट में आ जाओ थोड़ा सा। देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है एक्चुअली सेल्स के अंदर, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस कहलाती है। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? अब इसमें कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके NCERT में गिवन है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में
जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है उसका कंसंट्रेशन इक्वल होता है इंट्रासेलुलर, ठीक है। यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर में वो इक्वल होगा इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, ठीक है। किसका ज़्यादा होगा, इंट्रासेलुलर का ज़्यादा होगा, यानी कि इंट्रासेलुलर में जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो ज़्यादा होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। क्लियर। तो वापस हम इस क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वाटर में क्यों सेल कर जा रही है, क्योंकि जो इस बीकर में पानी है वो उसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेल है वो स्वेल कर जाएगी। दूसरे वाले में क्या है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो सेल से वाटर कहाँ जाएगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आता रहेगा, तो जिससे सेल श्रिंक कर जाएगी। ऑप्शन देखते हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग टोक्सिन, नहीं भाई। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, सही है। एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर इन इट, नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात ही नहीं हो रही, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, ये भी गलत है। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन बोथ सेल, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है ऑस्मोसिस में, वाटर का मूवमेंट होता है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, look at the diagram of the cell in figure 2.20, identify the part from label A to G and correctly match them with their function given below, controlling all activities of cell। चलो सबसे पहले तो हम लेबल कर लेते हैं। जो A दिया हुआ है वो क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो A दिया है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। B आपका क्या दिया है, B आपका न्यूक्लियस पार्ट है। C आपका को क्या है, गोल्गी अपैरेटस बोलो या गोल्गी बॉडी बोलो, दोनों ही करेक्ट है। फिर उसके बाद D पार्ट में हम देखेंगे, D आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। E पार्ट अगर हम देखें, E पार्ट आपका सेल वॉल है, F पार्ट आपका सेल मेम्ब्रेन है और G पार्ट आपका वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल्स। अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में, कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो हमें पता है कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ लिखा है, उसके आगे वन पार्ट लिख दो, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टोरेज ऑर्गेनली दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी, रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है और स्टोरेज भी है। रिजिडिटी की बात आती केवल तो हम सेल वॉल कह देते हैं, लेकिन स्टोरेज की बात है तो हम क्या कहेंगे, वैक्यूल। नंबर थर्ड विल बी द वैक्यूल। फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका वैक्यूल हो गया। सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, फिफ्थ, ठीक है, सी हम कर देते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, CW यानी कि सेल वॉल हो जाएगी, फिफ्थ। पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ER, तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल स्टोर और पैकेजिंग के लिए होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, या गोल्गी बॉडी कह सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस कह सकते हैं, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, सो 7th का क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
Which of the following options of the pair of the cell organelle are correctly placed under the given categories? इसमें कह रहा है कौन सा पेयर सही है, करेक्टली प्लेस्ड है. प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ल्यूकोप्लास्ट एब्सेंट इन सेल वॉल. तो सही बात है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो लिपिड और फैट का स्टोरेज करता है. ये क्या करता है, फैट एंड लिपिड का स्टोरेज करता है. ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. सही बात है. प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये तो सही है. एब्सेंट इन द एनिमल सेल, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है भाई एनिमल में, ये गलत बात है. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, ठीक है. एब्सेंट गोल्गी अपरेटस, गलत. ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में. लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला होगा. ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल. ठीक है. ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि लिखा है एब्सेंट. राइबोसोम्स एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है. गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट होता है, ईआर भी प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में. क्लियर. Question number 5. Two students, Renu and Rohit, were having a discussion on the plastics. अच्छा. Renu emphasized that all parts of the plant, even roots, contain plastics. However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastics are absent in plants' root since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis. Who is correct and justify your answer? तो दो लोग हैं. रेनू ने क्या कहा, रेनू ने कहा कि सभी पार्ट्स में जो है, प्लांट के सभी पार्ट्स में, चाहे वो रूट हो, उसमें प्लास्टिक प्रेजेंट होता है. ठीक है. रोहित डिड नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट. प्लास्टिक्स आर एब्सेंट. देखो प्लास्टिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. तो रेनू क्या कह रही है कि सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. बिल्कुल. क्लोरोप्लास्ट आपका लीव्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट आपका रूट्स में प्रेजेंट होगा. फ्लावर एंड फ्रूट्स में आपका प्रेजेंट होगा क्रोमोप्लास्ट. तो रेनू की बात करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक के पार्ट्स 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन लीव्स, क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स. सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. रोहित क्या कह रहा था, रोहित कह रहा था कि प्लास्टिक्स एब्सेंट इन प्लांट रूट्स, अंडरग्राउंड होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते. रूट, जो रूट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते. ठीक है. रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करते बिकॉज रूट कैसे हैं, अंडरग्राउंड है. ये बात सही कही है रोहित ने. लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रूट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो स्टोर करता है फैट्स एंड लिपिड्स को. तो इसीलिए हु इज करेक्ट, तो रेनू इज करेक्ट बिकॉज प्लास्टिक्स प्रेजेंट होता है रूट्स में, ल्यूकोप्लास्ट. क्लियर. Question number 6. Mitochondria and chloroplast are 2 important organelles in a plant cell. Discuss how these 2 organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सिमिलैरिटी क्या होती है इनमें, चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात करें या हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों का अपना डीएनए होता है, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में एनर्जी कन्वर्जन होता है. ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है. इसमें भी एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है और इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. तो ये भी एक एनर्जी का, इससे भी एनर्जी आपकी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है क्योंकि अपने आप में इनका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
own DNA and राइबोसोम्स। क्लियर? हमसे डिफरेंस भी पूछा गया था, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो केवल प्लांट सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स और एनिमल दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है, रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, CO2 H2O, इट विल फॉर्म, यहाँ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे ATP रिलीज होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, इसलिए क्लोरोफिल कंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ग्रेना एंड थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है और इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बीच में खाली पार्ट है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स भी चिपके हुए होते हैं, वैसे अपना DNA भी होता है। डॉक्टर आज मैं 5 मिनट रुक जा, फिर तुमको पतोड़ती हूँ अच्छे से। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। इसका भी, इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और अपना DNA होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेना कहलाएगी, और अगर इसके ऊपर बंडल हम ऐसे रख दें तो ये थाइलाकॉइड कहलाएगी। और ये स्ट्रोमल लैमेली होती है, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और इसी में राइबोसोम्स भी रहते हैं। तो ये डायग्राम है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, इंटेस्टाइन में पढ़ा था, विलाई। क्या फंक्शन होता है, टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी इसका काम फिक्स सिस्टर्नी का क्या है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पार्टिकल्स F1 और F0 होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इनका काम अभी आप ये याद रखो कि इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ेगा जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनली कंटेन DNA? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में DNA नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। हाँ भाई, दोनों में अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी DNA होता है, आपका न्यूक्लियस में भी क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या कंटेन करते हैं, जब क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है, जब डिवाइड होने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका DNA के अंदर जीन। तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का अपना, दोनों ही अपना DNA कंटेन करते हैं। गोल्गी बॉडी के अंदर DNA नहीं होता, राइबोसोम्स का DNA नहीं होता, न्यूक्लियस में होता है लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, a researcher carried out an experiment in which she took
2 carrot of similar size. She placed the 1 carrot in plain water, another carrot in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. She placed 1 carrot in plain water. यहाँ डायग्राम में गड़बड़ी हो गई है, तो इसमें आप ये ले लो B और इसको काट दो. शुगर नहीं लिया था, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, ये आपका प्लेन वाटर है, ये आपका सॉल्ट है. 24 आवर्स के बाद आप क्या रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करोगे? व्हाट हाइपोथेसिस दैट डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट? क्या हाइपोथेसिस चाहती थी वो इस टेस्ट के दौरान? व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? क्या सजेशन दोगे कि इस एक्सपेरिमेंट को और इम्प्रूव किया जा सके? वाई डज अ कैरेट इन प्लेन वाटर स्टिफ एंड क्रंची? यानी कि जो वाटर प्लेन वाटर में था कैरेट, वो आपका कैसा था? वो स्टिफ था और क्रंची था, जबकि जो कंसनट्रेटेड सॉल्ट में था वो रबरी और लिम्प हो गया था. रीज़न क्या है? तो इसका आंसर हम देखते हैं. पहला, हाइपोथेसिस क्या बनाई गई? हाइपोथेसिस क्या टेस्ट किया गया कि प्लेन वाटर यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर गेन करता है. क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस होती है. ठीक है, ये हमारी गाजर हो गई, ये हमारा वाटर हो गया. इसके अंदर वाटर कंटेंट कम है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है. तो वाटर का फ्लो कहाँ होगा? बीकर से कहाँ जाएगा? इस गाजर की सेल में जाएगा. इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो आपका गाजर प्लेन वाटर में रखा गया है वो वाटर को गेन करता है. वहीं दूसरी साइड में अगर हम देखें, ये सॉल्ट वाटर है, ये आपकी गाजर हो गई, गाजर की सेल हो गई. यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कंटेंट कम है. तो वाटर क्या होगा? इससे मूव करके इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो इसीलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगी? वाटर को लूज करेगी. सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या सजेशन दोगे? ये सजेशन दिया जाएगा अगर इसको अगर हम मोर रिएबल एंड साइंटिफिक बनाएं तो मास और लेंथ कैरेट का बिफोर और आफ्टर एक्सपेरिमेंट आप ले लो तो पता चल जाएगा कितना उसका वेट गेन हुआ, कितना कम हुआ. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट ना करके नंबर ऑफ सैंपल्स लिया जाए कैरेट के. अनदर कांस्टेंट कंडीशन में सच एज टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कांस्टेंट रखा जाए कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो. फिर पूछा है ऑब्जर्वेशन क्या देखी? तो कैरेट प्लेन वाटर में हमने देख लिया ऑस्मोसिस हुआ था, जिसकी वजह से सराउंडिंग सॉल्यूशन से वाटर कहाँ पहुँचा था? गाजर में पहुँचा था. और सेल टर्जिट हो गई थी क्योंकि कैरेट स्टिफ एंड क्रंची बन गया था. अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर की बात करें तो ऑस्मोसिस यहाँ भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ था? एक्स ऑस्मोसिस हुआ था. सेल ने वाटर लूज किया था, फ्लैसिड हो गई थी, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया था, इसीलिए कैरेट बिकम्स रबरी एंड लिम्प हो गया था. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है वाटर मूव्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.